क्वेश्चन डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंशियंट टाइम में एक सिस्टम था जिसमें मास की यूनिट एक शेयर थी और लेंथ की यूनिट 90 सेंटीमीटर के इक्वल है, 900 ग्राम है और टाइम की यूनिट 3 आवर्स है। इसको 9 मोमेंटम को कन्वर्ट करना है जिसमें मास 9 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स जो मोमेंटम है आपका P इक्वल टू एम बी इक्वल टू 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको हमें कन्वर्ट करना है। जो यूनिट 1 है, सिस्टम 1 जो है हमारा, उसमें जो मास है वो 1 kg है, लेंथ की यूनिट 1 मीटर है और टाइम की यूनिट 1 सेकंड है। और जो सेकंड सिस्टम है, सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट है 900 ग्राम, लेंथ की यूनिट है 90 सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट है 3 घंटे। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कन्वर्जन के लिए, हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू N2U2। यहां से हमें मिलेगा N2 इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 और यहां पर मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वो MLT माइनस 1 होगी। मोमेंटम की डायमेंशन MLT माइनस 1 होगी। तो ये M1 माइनस M2 L1 ओवर L2 और T1 ओवर T2 की पावर माइनस 1 आएगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो N1 की वैल्यू हो गई हमारी 90 और मास की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो पहले सिस्टम में मास है हमारा 1 kg है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1000 ग्राम और दूसरे सिस्टम में है 900 ग्राम। लेंथ की बात की जाएगी तो लेंथ इस सिस्टम में हमारी 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर और दूसरे सिस्टम में है 90 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम पहले सिस्टम में हमारा 1 सेकंड और दूसरे सिस्टम में है 3 घंटे। 3 घंटे को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इसकी पावर आएगा -1। इसको हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, 90 इंटू ये आएगा आपका 10/9 इंटू 10/9 और ये -1 की पावर है, उल्टा हो जाएगा तो 3 इंटू 60 अपॉन 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार। एक कार u स्पीड से चल रही थी और दूसरी कार 4u स्पीड से चल रही थी और इनकी डिस्टेंस पूछी गई है जिसमें वो स्टॉप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर होगा, रिटार्डेशन होगा -2as। यहां से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s। तो फॉर्मूला तैयार हुआ हमारा s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इनिशियल स्पीड थी u, बाद में स्पीड हो गई 4u। तो हम लिख सकते हैं s1 ओवर s2 इक्वल टू इनिशियल स्पीड थी u, फाइनल स्पीड 4u, इसका स्क्वायर हो गया, u से u कैंसिल, ये आएगा 1/16। तो आंसर हो गया हमारा 1/16। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स के दे रखे हैं 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a प्लस बी की बात करें तो वो 10 गिवन है और a माइनस बी जो है वो हमारा 6 गिवन है। a प्लस बी 10 है और a माइनस बी है 6। अगर यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू आया 16, तो a की वैल्यू आएगी हमारी 8 और जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2। हमें a और b की वैल्यू पता लग गई। अब हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि a और b की वैल्यू में 3 ऐड किया गया है, इंक्रीज बाई 3, यानी कि जो f1 निकल कर आया वो निकल कर आएगा 8 में 3 ऐड करेंगे 11
और F2 की वैल्यू आएगी हमारी 2 और 3 5, और इन दोनों को हमें 90 डिग्री के एंगल पर हमें ऐड करना है। तो मैं रिजल्टेंट फोर्स लिख सकता हूँ F इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो यानी 121 प्लस 25, आंसर आएगा हमारा 146। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ये एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, हमें इसके कंपोनेंट को मैच करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर है तो इसका ये एक्स कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ए की, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ए का आंसर आया आपका एस, यानी कि ये हमारा मैच किया इससे। ये कंपोनेंट कॉस थीटा होगा थीटा की साइड में, और ये वाला हो जाएगा साइन थीटा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा ए वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो ऐसा ऑप्शन हमारा बनता है सेकंड पी। तो बी का आंसर आएगा आपका पी। अब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, तो सी का हो गया आपका क्यू। अब इसका लास्ट, इसमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट आपके नेगेटिव होने चाहिए, तो डी का हो गया आपका आर। तो हमारा सही आंसर गया ए एस बी पी सी क्यू एंड डी आर, आंसर हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बॉल को हमने ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर जीरो एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो आपकी जीरो होगी, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, ये गलत हो गया। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सीलरेशन इज जीरो, एक्सीलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वो जीरो होगी, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा वेलोसिटी जीरो होगी और मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज यू स्क्वायर बाई 2g, तो इसको हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से अप्लाई कर सकते हैं। v की वैल्यू जीरो, u की जगह यू स्क्वायर माइनस का 2g h, तो h इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर ओवर 2g। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो यू स्क्वायर बाई 2g होगी और वेलोसिटी आपकी होगी जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है कि जो बारिश हो रही थी वो 12√2 मीटर पर सेकंड से हो रही थी, और ये बारिश जो है वो कुछ इस तरीके से हो रही है 12√2 स्पीड से, और ये एंगल बनना है 45 विद वर्टिकल। तो यानी कि इसकी ये एंगल ये भी 45, तो ये वाला एंगल भी 45, दोनों ही एंगल 45 हो जाएंगे। और जो ग्लाइडर है वो 37 के एंगल पर है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और उसका एंगल दे रखा है आपको 37 डिग्री। आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ ग्लाइडर सो दैट रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली, मींस उसे बारिश की बूंदें वर्टिकली आती हुई दिखनी चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइडर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बारिश की बूंदों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा 12√2, और cos 45 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये कंपोनेंट हो गया 12। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये होना चाहिए v cos 37, तो ये भी होना चाहिए आपका 12। cos 37 की वैल्यू होगी 4/5 इक्वल टू हो गया 12, तो वेलोसिटी आएगी आपकी 15। तो इसका आंसर हुआ हमारा पहला 15। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में हो रही है, तो हम ये निकालते हैं कि जो x है हमारा, x गिवन है 3t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि आगे इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई होगी। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वो आएगी 60 माइनस का 3t स्क्वायर। वेलोसिटी को मैं जीरो करता हूँ
तो 60 माइनस 3t², तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3t² इक्वल टू 60, टी से टी कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकंड पर जीरो ही होगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी। x इक्वल टू है 3t² माइनस टी क्यू। जब हम इस x में पहले टाइम रखते हैं 4 सेकंड, तो हमारी जो पोजीशन आएगी वो आएगी 3 इंटू 16 माइनस 64 इक्वल टू 48 माइनस 64 इक्वल टू माइनस का 16 मीटर। ये वैल्यू आ रही है t इक्वल टू 4 पर। और अगर हम t इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो जो पोजीशन निकल कर आएगी वो आएगी 3t², 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 का 2 का क्यूब, तो ये हो गया 8, तो 12 माइनस 8 इक्वल टू आया 4। इसका मतलब ये है कि कोई पार्टिकल इस पॉइंट पर है 2 सेकंड में, यहाँ पर टाइम कितना था आपका 0 और यहाँ पर टाइम हो गया आपका 2, तो 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन थी 4 और 4 सेकंड पर उसकी पोजीशन थी 16, यानी कि इसका पार्टिकल मतलब ये घूम कर कुछ ऐसे गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस रही होगी ये 16 रही होगी, तो ये 4 है तो ये भी रही होगी 4। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट माइनस का 16 मीटर है, ये गलत हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अप टू 4 सेकंड 24, तो 16 4 20 और 24, ये स्टेटमेंट ठीक है। इसमें करेक्शन हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस का 16 है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस 16 निकल के आ रहा है, ये वाला कुछ ऑप्शन भी ठीक हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अप टू 4 सेकंड, ये गलत हुआ क्योंकि टोटल डिस्टेंस 24 है, तो मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपके क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। देखिए, हम अगर बात करते हैं इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन अपोजिट साइन है तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज। नहीं, इसमें ये गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर लग रहा है तो आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी, स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी, ये गलत हो गया। अगर वेलोसिटी 0 है एट एन स्टैंड, अगर किसी स्टैंड पर वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम बात करते हैं तो इस स्टैंड पर हमारी वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, तो ये भी गलत हुआ। वेलोसिटी 0 इन ए टाइम इंटरवल, देन एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 एट एनी स्टैंड विद इन द टाइम इंटरवल। यहाँ पर बात हो रही है स्टैंड किसी मूवमेंट पर, तो ये भी गलत है। और पार्टिकल कैन मूव एक्स एक्सिस ओनली, पार्टिकल अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स, अगर इसके एक्स कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी है अपोजिट साइन। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कैसा है और वेलोसिटी जो है दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब आप इस साइड में है, वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब आप वापस की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा किधर जा रहे हैं, ऑरिजिन की तरफ जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब आप यहाँ हैं, अगर इसको मैं 0 मानता हूँ, इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो पार्टिकल इधर जाएगा, इसका मतलब ये इसका आंसर ठीक होगा। 8th के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बीटी ग्राफ गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पूछा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना हो तो उसके लिए हम निकालते हैं स्लोप। तो ये जो बीटी ग्राफ है हमें स्लोप देखना है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 है, यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप निकल कर आएगा ये वैल्यू हो गई 20, ये हो गई 10, तो एक्सेलेरेशन निकल कर आया 20/10 इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो एक्सेलेरेशन निकल कर आएगा वो आएगा आपका, ये हो गया टोटल 80 - 20 यानी 60, और ये डिफरेंस आया आपका 10 का, तो ये एक्सेलेरेशन हो गया 6 का। और ये वाला जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव में होगा, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गई 80 और ये हो गया आपका कितना 40 80 40 हो गया, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन 2 निकल कर आया। तो यहाँ से हमें मिला कि एक्सेलेरेशन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 6 आ रहा है, और वो जो रहेगा वो आपका इस ड्यूरेशन में रहेगा 30 से 40 सेकंड के बीच में।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एसेशन रीजन क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद द स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। ये हुआ आपका एसर्शन। रीजन है, ऑरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन आर ए मैटर ऑफ चॉइस। ये बात ठीक है। एक्चुअली में आप ऐसे समझिए, जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, तो कोई पार्टिकल आपका इस तरीके से चल रहा है, तो अगर हम पार्टिकल आपका जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड हो रही होगी डिक्रीज। पार्टिकल जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड होगी डिक्रीज और एक्सीलरेशन लगेगा आपका डाउनवर्ड। अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माने तो मैं ये कह सकता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और इसी में अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव किस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब एसेशन भी ठीक हुआ, रीजन भी ठीक हुआ और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका आंसर जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 11, एक ब्लॉक है रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें फोर्स धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं, जीरो से तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक ये ब्लॉक इस फ्लोर से ऊपर उठ ना जाए। इसका मतलब इस पर नॉर्मल एक्शन होनी चाहिए जीरो। तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, डाउनवर्ड फोर्स एम जी होगी और नॉर्मल एक्शन लगेगी जीरो। हम लिख सकते हैं जो एफ कॉस थीटा है वो उसे एक्सीलरेट कराएगा, एफ साइन थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस करेगा, दोनों को डिवाइड किया, एम से एम गया, ये हो गया आपका कॉट थीटा इक्वल टू ए वाई जी। तो ए इक्वल टू आ गया जी कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 12, दो बॉडी हैं, किसी भी एंगल पर टकराएं लेकिन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर इन बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे नेट फोर्स पूछा गया है और हम जानते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो F इक्वल टू एम नहीं होता है, वो नेट फोर्स इक्वल टू एम होता है। तो ब्लॉक का मास 8 kg है, जो एक्सीलरेशन लिफ्ट का होगा वही एक्सीलरेशन 8 kg वाले ब्लॉक का होगा। तो टोटल फोर्स आ गया आपका नेट फोर्स 32। क्वेश्चन नंबर 14, सारी सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, सी मूव नहीं करेगा। एक्सीलरेशन निकल कर आएगा, टोटल फोर्स हो गया 50 और टोटल मास आ गया 1 and 2। इसका मास 1 है, इसका 2 है, इसका 0.5 by 3। अब इनकी डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला ब्लॉक है 1 kg वाला, इस पर फोर्स लग रहा है आपका 50 का, एक्सीलरेशन इसका ए है। जो दूसरा ब्लॉक है 2 kg का, इसका भी एक्सीलरेशन है लेकिन इस पर हमें कोई डायरेक्ट फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम नॉर्मल एक्शन बोलेंगे। जो ए बी पर लगा रहा है इसको एन से रिप्रेजेंट किया, इतना ही एन इस पर लगेगा। इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल एक्शन, मास है 2 kg, एक्सीलरेशन है 50/3, तो नॉर्मल एक्शन हो गई आपकी 100/3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कार स्पीड अप है,
स्पीड अप का मतलब उसकी स्पीड लगातार बढ़ती आ रही है, मीन्स कि जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक एटी और एक एआर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पीड अप है, हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन होगा क्या है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है v स्क्वायर ओवर आर, जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कंटिन्यूस इंक्रीज करता जाएगा। और इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, अगर ये एक कंपोनेंट बढ़ता जाएगा तो नेट एक्सीलरेशन भी धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि एक्सीलरेशन कंटिन्यूस बढ़ता जाना चाहिए। दूसरा, उस एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होना चाहिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो। तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा ये इसको सेंटर की तरफ ले जाएगा, ये कंपोनेंट सेंटर की तरफ ले जाएंगे। ये इस वाले केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड अप नहीं कर पाएगा। इस वाले केस में सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा, बाहर की तरफ लग रहा है, और इसमें एक्सीलरेशन चेंज हो ही नहीं रहा है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16, सेम कहानी है, ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। पी पर जो एक्सीलरेशन है वो कुछ ऐसे लग रहा है, इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट ये रहा होगा, एक कंपोनेंट ये रहा होगा। क्यू पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। एस पर जो एक्सीलरेशन है वो ये है, उसका एक कंपोनेंट ये रहा होगा, एक कंपोनेंट ये रहा, क्योंकि ये घूम ऐसे रहा है। यहां पर एक्सीलरेशन मोशन की डायरेक्शन में है, ये पॉइंट है पी, और यहां पर एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये पॉइंट आर। इसका मतलब पी पर स्पीड बढ़ेगी, आर पर कम होगी, और क्यू पर रहेगी सेम। तो ऑप्शन मैच करता है, स्पीड अप एट पी एंड स्लो डाउन एट आर। क्वेश्चन नंबर 17, आसान क्वेश्चन है। जितना टेंशन इस स्प्रिंग में होगा उतना ही इस वाली स्प्रिंग में टेंशन होगा। जब टेंशन सेम होगा तो दोनों की रीडिंग भी क्या आएंगी, सेम, क्योंकि स्प्रिंग जो बैलेंस होता है उसकी रीडिंग टेंशन की वजह से आती है, मासलेस स्प्रिंग है, तो इसकी रीडिंग आएगी 4 kg एंड 4 kg। R इक्वल टू बी बाई आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अगर इसको एरर वाले कंसेप्ट लिखेंगे तो जो R की एरर जो होगी वो B की एरर प्लस I की एरर। अब V की एरर कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा V एरर दे रखी है 5, वैल्यू है 100 इंटू 100 इक्वल टू हो गया 5%, ये एरर हो गई B की। I की एरर है 0.2, वैल्यू है 10 इंटू 100, सॉल्व किया आया 2%, ये वैल्यू इसकी हो गई। तो जो R की एरर निकल कर आएगी वो आएगी 5 प्लस 2 इक्वल टू 7%। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड करेंगे तो 4i माइनस का 3j में 8i प्लस का 8j को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 12i और ये हो जाएगा प्लस का 5j। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया रूट में 169, तो r की वैल्यू आ गई 30। हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए। ए वेक्टर की वैल्यू है हमारी 12i प्लस 5j अपॉन ए 30। इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20, जब हमें किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट बी के अलोंग निकालने होते हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है हमें बी के अलोंग, तो इसके लिए हम करते हैं ए वेक्टर डॉट
बी कैप इंटू बी कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस 3j, बी वेक्टर की वैल्यू है i प्लस जे। इसका मैग्नीट्यूड हो गया कैप में, बी कैप में कन्वर्ट करना है तो इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 यानी कि रूट में 2, और बी कैप फिर लिखेंगे i प्लस जे बाई रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 1 बाई रूट 2, और ये हो जाएगा हमारा i प्लस जे बाई रूट 2, ये हो जाएगा 5 बाई 2 i प्लस जे। इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो इसे लिख सकता हूं मैं 5i बाई 2 प्लस 5j बाई 2 यानी कि 25 बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 बाई 4 रूट में किया तो ये वैल्यू आएगी आपकी रूट में 50 बाई 4, मतलब 5 रूट 2 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई रूट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं बी वेक्टर ए वेक्टर का कुछ टाइम्स होगा, मींस एक्स कंपोनेंट भी जितने टाइम्स हो, वाई भी उतने टाइम्स। एक्स डबल हो रहा है तो वाई भी डबल हो, के भी जेड भी डबल हो। यहां पर मैं दे रखा है 2i प्लस का 3j माइनस का k, दूसरा दे रखा है माइनस का 4i माइनस का 6j प्लस का लैम्डा k। इसमें -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2y माइनस 4 यानी कि माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2 है, इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा, माइनस से माइनस लैम्डा इक्वल टू आ गया 2, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका ए डॉट भी निकालना है। तो जो पहला वेक्टर है वो दे रखा है 2i प्लस 0j प्लस 5k, इसमें j नहीं है। और जो F2 वेक्टर है वो 0i प्लस 3j प्लस का 4k। ए डॉट भी करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 20, तो आंसर आएगा आपका 20, तो आंसर आएगा हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 23, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा गया है। तो जब दो वेक्टर मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आई जे के ये वैल्यू 1 2 3 3 -2 1, इससे हम ए क्रॉस बी कर सकते हैं। जब हम आई की वैल्यू निकालनी हो तो ये माइनस ये, फिर ये, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए क्रॉस बी, इसमें आंसर हमारा आ जाएगा। हमको करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो वैल्यू आएगी वेक्टर में तो उसमें ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर यानी कि आई वाले टर्म प्लस जे प्लस के, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम वैल्यू पूछिए n की जिससे नेट रिजल्टेंट 0 हो जाए। रिजल्टेंट 0 होने के लिए सारे वेक्टर का मिलकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, और सबसे छोटी क्लोज स्ट्रक्चर आपकी ट्रायंगल हो सकती है। अगर वेक्टर आपके सारे किसमें हो, प्लेन में, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। अगर ये डिफरेंट प्लेन में होते तो आंसर इसका जाता 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की पावर x, एक्सीलरेशन की पावर y और टाइम की पावर z गिवन है। इसको मैं लिख सकता हूँ mlt माइनस 2 की पावर x a lt माइनस 2 की पावर y और t की पावर z। तो इसको लिख सकते हैं हम m की पावर x, l की पावर x प्लस y और t की पावर आएगी हमारी माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का z। और l का मतलब है m 0 l 0 t सॉरी l तो यहां पर बनाएगा और इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो m की पावर x, m की पावर 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0, x प्लस y की वैल्यू है 1, तो ये 0 प्लस y इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 1। अब हम बात करेंगे टाइम की, तो माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का z इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, माइनस 2 प्लस z इक्वल टू 0, z इक्वल टू आएगा प्लस 2। अब हम देखते हैं इसकी पावर। तो f की पावर है 0, a की पावर है y मीन्स 1 और t की पावर है z मतलब 2, तो आपका आंसर हो गया 80। अगला क्वेश्चन 26, 3 पार्टिकल है आइडेंटिकल। इसमें क्या है देखिए, इस पर एक टेंशन इधर लग रहा होगा और इसके लिए एक टेंशन, ये टेंशन इधर आएगा, यहां पर टेंशन होगा अलग और यहां पर टेंशन अलग होगा। इसको अगर मैं T1 मान लूं, इसको मैं T2 मान लूं और इसको मैं T3 मान लूं, तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी हमें लीनियर वेलोसिटी पता है। लेकिन एक बात है कि जो लीनियर वेलोसिटी इसकी है वो इन दोनों की नहीं होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, लेकिन ओमेगा तीनों का सेम होगा। तो हम पहले ओमेगा फाइंड आउट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है v अपॉन आर, तो v की वैल्यू है v नॉट और इसके लिए जो रेडियस आएगी वो आएगी 3l। अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। इस वाले ब्लॉक पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है T3, T3 इक्वल टू होगा आपका m r ओमेगा स्क्वायर। तो m हो गया m, r हो गई इसके लिए 3l और ओमेगा स्क्वायर मीन्स v नॉट स्क्वायर ओवर 9l स्क्वायर, l से l गया, तो T3 की वैल्यू आ गई आपकी 3/9 m v नॉट स्क्वायर बाई l, ये T3 की वैल्यू है। अब हम इसके लिए बात करते हैं, इस वाले ब्लॉक के लिए। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है और T3 इधर लग रहा है। बड़ा होना चाहिए T2, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। T2 की जगह T2, T3 की जगह आएगा आपका 3/9 m v नॉट स्क्वायर बाई l इक्वल टू m। अब इसके लिए जो रेडियस है वो है हमारी 2l और ओमेगा स्क्वायर v नॉट स्क्वायर ओवर 9l स्क्वायर, l से l गया, तो T2 की वैल्यू आएगी आपकी 2/9 प्लस 3/9 एम बी नॉट स्क्वायर बाई l, तो T2 की वैल्यू आएगी आपकी 5/9 एम बी नॉट स्क्वायर बाई l। अब हम बात करेंगे T1 के लिए। तो जब T1 के लिए बात करेंगे तो इस पर सिर्फ एक फोर्स इधर लग रहा है, ये T1 है और ये T2 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की थी 5/9 एम वी नॉट स्क्वायर ओवर एल इक्वल टू एम, इसके लिए रेडियस होगी एल और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर ओवर 9l स्क्वायर, एल से l गया, तो ये 1/9 5/9, तो T1 की वैल्यू आएगी आपकी 6
बाई 9 mv नॉट स्क्वायर बाई एल। हमें निकालना है इनका तीनों का रेशियो। तो T1 में टर्म आ रहा है 6/9, T2 में आया 5/9, T3 में आया हमारा 3/9, यानी कि रेशियो आया आपका 6:5:3। अब इसमें अब पूछा ही गया एक्चुअली में, इसको हमने T1 माना है, वहां पर ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:5:6। उल्टा करना है, हमने वैल्यू उल्टी ली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मीन्स यहाँ एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, फिर एक्सीलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद फिर वही सेम, तो वेलोसिटी फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। इसमें वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई, फिर घट गई, इसलिए गलत हुआ। इसमें घट रही है पहले से ही, इसलिए गलत हुआ। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये, वेलोसिटी पहले बढ़ी, फिर ये कांस्टेंट हुई, और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 28। एक पार्टिकल है जिसकी ये वेलोसिटी v थी, d of q of the same mass p ejected from a at t0 along the horizontal string AB, friction between the bead and the string ठीक। ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। हम इसके इट पास द पॉइंट a at t equal to 0 at this instant of time, the horizontal component of हाँ, इसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो b था। अब होगा क्या, जैसे से यहां पर नीचे आता जाएगा तो इसकी जो ये जो कंपोनेंट था, मींस इसके पास जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट इस पॉइंट पर इसकी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर b से कुछ ज्यादा रहा होगा, तो मीन्स यहाँ पर स्पीड कंटिन्यूस बढ़ रही है और फिर यहाँ पर आके वापस b हो जाएगी, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b से कम नहीं हुआ और कुछ जगह पर v से ज्यादा भी है। इसका मतलब इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो t p लेस देन tq। अगला क्वेश्चन, अगर इसमें जो डॉटेड लाइन है क्वेश्चन नंबर 29 में, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है विदाउट एयर रेजिस्टेंस को। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो पहली बात तो ये है कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस यहां पर आ रहा है, तो विद एयर रेजिस्टेंस वो आगे कैसे जा सकता है, तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए। क्या उसकी हाइट ज्यादा हो सकती है, तो ये ए भी गलत हो गया। बी को देखते हैं, एयर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज भी कम होगी और उसकी हाइट भी कम होगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स उसका अपोज बढ़ेगा तो उसे ऊपर नहीं जाने देगा, तो इसका आंसर जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 30। कई सारी बुलेट्स हैं जिनको हमने मीन्स यहां से हमने बुलेट को छोड़ा, तो बुलेट जो होंगी वो जैसे इस पॉइंट से आपकी चारों ओर, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, हर तरफ आपकी बुलेट जो थी वो जा रही थी। इसका मतलब एक यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, तो उस सर्कल का जो एरिया पूछा गया तो वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये होगी मैक्सिमम रेंज, ये होंगी आपकी मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्सिमम के लिए वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो रेंज की वैल्यू आ गई आपकी, यू की जगह वी दे रखा है, वी स्क्वायर बाई जी। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एरिया आएगा आपका पाई वी की पावर 4 ओवर जी स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा मैच कर रहा है, वी की पावर 4 ओवर जी स्क्वायर।
पाई, इसमें पाई स्क्वायर हो रहा, तो ये आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, 4 पार्टिकल हैं पी क्यू आर एंड एस 15, 30, 45 और 60 पर फेंके गए। 30 और 60 की रेंज सेम होगी, शॉर्टेस्ट रेंज पूछी गई है, 45 की मैक्सिमम होगी। रेंज जो होती है, अभी हमने लिखा रेंज जो होती है वो साइन 2 थीटा पर डिपेंड करती है, यानी कि इसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी आपकी साइन 30, इसके लिए आएगी साइन 60। अब हम देखें साइन 30 की वैल्यू ज्यादा, साइन 60 की वैल्यू, साइन में वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ में वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, तो सबसे कम रेंज आएगी आपकी 15 डिग्री, 15 डिग्री है पी, आंसर हो गया पी। क्वेश्चन नंबर 32, कॉइन इज ड्रॉप्ड इन लिफ्ट, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द फ्लोर व्हेन लिफ्ट, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तो टाइम जो लग रहा था आपका t1 इक्वल टू अंडर रूट में 2h ओवर g लगा था, और जब लिफ्ट जो है मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो ये वैल्यू हो जाएगी g प्लस ए, मीन्स एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, तो इसका मतलब t2 कम होना चाहिए, t1 ज्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यहाँ पर, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नेट एक्सेलरेशन या जी इफेक्टिव बोल सकते हैं इसको हम, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू सेकंड केस में ज्यादा है, तो उस वाले केस में टाइम कम होगा, तो आंसर हो गया हमारा t2 लेस देन t1। क्वेश्चन नंबर 33, 5 किलो की बॉडी है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg साइन 30 डिग्री, mg की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/10, 1/2, ये वैल्यू हो गई आपकी 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 25 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34, दो ब्लॉक हैं, अपर ब्लॉक इज हंग बाय अनदर स्ट्रिंग, ए फोर्स अप्लाइड ऑन अपर स्ट्रिंग प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड इसके अंदर अपर डायरेक्शन बोथ द ब्लॉक, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन 2 है और इसका भी एक्सेलरेशन 2 है। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा mg 40 और यहां पर mg की वैल्यू होगी 20, ये टेंशन आपका कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो इक्वेशन चूंकि ऊपर जा रहा है, तो टी डैश माइनस 40 इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू होता है आपका एम ए, इक्वल टू मास हो गया 4 और ए की वैल्यू है आपकी 2, तो टी डैश की वैल्यू हो गई 8 प्लस 40 इक्वल टू 48। अगर एम जी की वैल्यू, हम जी की वैल्यू 9.8 पुट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 47.2, दो ऑप्शन में से इनमें से कोई एक हो सकता है। ऊपर वाले ब्लॉक के लिए हम निकालते हैं, तो इस वाले ब्लॉक पर ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, या इसी को हम टी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा टी डैश, और टी डैश की वैल्यू आई हमारी 48, और यहां पर एक फोर्स लगेगा एम जी 20, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स हो गया टी माइनस 20 माइनस 48 इक्वल टू, इसका मास है 2 kg का, एक्सेलरेशन है 2, तो t माइनस 68 इक्वल टू 4, t इक्वल टू आ गया 72, g की वैल्यू एग्जैक्ट पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9.8। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ये ब्लॉक है, इस पर स्टेशनरी रखना है इस ब्लॉक को हमें, तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, यहां फोर्स लगेगा एम जी, ये रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस एम ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। एम जी के कंपोनेंट एक ये वाला कंपोनेंट होगा, तो हमें इन दो कंपोनेंट से मतलब है
ये ए है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एम ए कॉस अल्फा, और ये जो एम जी का कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं एम ए कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। एम से एम कैंसिल, तो ए इक्वल टू आ गया जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ए की वैल्यू हो गई जी टेन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 36, पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो। यानी टी इक्वल टू जीरो पर पोजिशन -2 थी, फिर एक सेकंड में वो चला जीरो पर हो गया, यानी कि चला कितना 2, फिर अगली सेकंड में वो 0 से 6 आ गया, यानी कि 6 चला, अगली सेकंड में 6 से 16 आ रहा है, इसका मतलब 10 आ रहा है। अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 1:3:5 का रेशियो हो रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेटेड मोशन तो है, लेकिन आप देखिए कि जब मोशन एक्सीलरेटेड है तो क्या स्पीड आपकी कांस्टेंट होगी? नहीं, स्पीड आपकी कंटिन्यूस चेंज होगी। तो इसका मतलब एक्सीलरेटेड है और नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड कंटिन्यूस वेरी कर रही है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। जो बाकी तीन इक्वेशन से हम इसको ड्राइव करते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। हाफ यू की वैल्यू है 0, वी की वैल्यू है 27.5 और टाइम दे रखा है आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 275/2, तो ये हो जाएगा 137.5 मीटर। अब आपसे पूछा नेक्स्ट 10 सेकंड में, हम जानते हैं सक्सेसिव टाइम इंटरवल में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1:3:5 होता है। तो इसका मतलब पहली 10 सेकंड में इतना चलेगा, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में 137.5 इंटू 3 चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा डिवीजन क्वेश्चन है। मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिराइविंग फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। हाँ, ये बात ठीक है। और एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैव नो डायमेंशन, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब ऐसा सब रीजन दोनों ही ठीक है और उसको ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आप ऐसे समझिए, जैसे हम साइन थीटा की बात करते हैं तो एंगल की अगर हम देखें तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन नहीं होती है। सेम इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल टर्म की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वाटर ड्रॉप, जो पानी की बूंदें हैं वो लगातार टाइम इंटरवल पे गिर रही हैं। 5 मीटर ऊपर से गिरना स्टार्ट हुई, ये डिस्टेंस थी आपकी 5 मीटर। तीसरी ड्रॉप जब लीव करती है यहां से, तब पहली ड्रॉप ग्राउंड पर थी, इसका मतलब बीच में कहीं पर एक ही सेकंड ड्रॉप रही होगी। 5 मीटर जाने में इस ड्रॉप को टोटल टाइम कितना लगता है पहले हम वो देखते हैं। तो टी इक्वल टू होगा अंडर रूट में 2h/g इक्वल टू आएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब इस जितनी भी ड्रॉप है उन सभी ड्रॉप्स के बीच का टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? सेम। ये क्वेश्चन हुए, जगलर वाले क्वेश्चन हुए, उनमें यही कंसेप्ट होता है कि टाइम इंटरवल सेम होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम 1 सेकंड है, इसका मतलब ये टाइम इंटरवल आपका 0.5 सेकंड का होना चाहिए और ये वाला टाइम इंटरवल भी आपका 0.5 सेकंड का ही होना चाहिए। अब जब हमें टाइम पता है तो मैं ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ। तो हम जानते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2h/g, तो 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 2 इंटू एच डैश, इस हाइट को हम मान लेते हैं एच डैश, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को ओवर 10, ये हो गया आपका एच डैश की वैल्यू आएगी 1.25 मीटर।
लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछी गई है अबाउट द ग्राउंड, ये वैल्यू है 1.25 मीटर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 1.25 इक्वल टू 3.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, पोजीशन टाइम ग्राफ का दे रखा है हमें। तो देखो इसमें एक का स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमें उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ए की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका स्लोप, बी का स्लोप स्टार्टिंग में स्लोप इससे कम था और बाद में स्लोप इससे ज्यादा है। अब देखते हैं, स्पीड ऑफ बी वाज इनिशियली ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, हाँ ये बात ठीक है, एंड फाइनली लेस देन दैट ऑफ ए। स्लोप देख लेते हैं दोबारा से, इसको दोबारा से देखते हैं। अगर हम इनिशियली देखें तो इसका स्लोप ऐसे है बी का, और ए का स्लोप, यानी कि इनिशियली बात की जाए, ए की स्पीड ज्यादा थी बी से। उसके बाद देखा जाए बाद में फाइनली इसका स्लोप ये जा रहा है और इसका स्लोप कम है, ये है आपका बी, ये है आपका ए, स्लोप ज्यादा है बी का, यानी फाइनल बाद में स्पीड बी की ज्यादा है और ए की कम है। ऑप्शन हम मैच कर लेंगे। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी इनिशियली ग्रेटर गलत हो गया, स्पीड ऑफ बी इनिशियली लेस देन, हाँ ठीक बात है, और डेट ऑफ ए एंड फाइनली ग्रेटर देन डेट ऑफ बी, हाँ ये बात ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, body is dropped from the window of train, the time taken by body to reach on the ground will be same in case if the train is stationary, train move with constant velocity, train moves with an acceleration। चलते ही ऑब्जेक्ट से किसी चीज को ड्रॉप किया जाए तो उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो आपका जीरो रहेगा। उसे चाहे आप चलती हुई ट्रेन से जाए, चाहे आप रुकी हुई ट्रेन से फेंके, चाहे एक्सीलरेट से फेंके, वर्टिकल कंपोनेंट तीनों केस में जीरो था, हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो टाइम डिपेंड करता है रूट में 2h/g पर। तो जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सीलरेशन सेम है, तो टाइम भी तीनों केस में कैसा होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पार्टिकल ऑफ मास m is attached with light string of length l, the string is from other end at यहाँ पर वेलोसिटी रूट gl थी, एंगुलर एम्पलीट्यूड पूछा गया है। हम जानते हैं जब किसी पार्टिकल को, इसको हम ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करते हैं, और पार्टिकल जब यहाँ पर आएगा तो ये टोटल डिस्टेंस होती है l, अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो ये डिस्टेंस होती है l cos थीटा, पूरी डिस्टेंस होती है l, तो ये डिस्टेंस होती है आपकी l1 माइनस cos थीटा। हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, हमारे पास एनर्जी थी हाफ mv², यानी कि gl। जब वो रुका गया होगा तो इसका मतलब वो सारी की सारी एनर्जी चली गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में mg, और वो हो जाएगा आपका l1 माइनस cos थीटा, mgl से mgl गया, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। एक रोप है जिसकी लेंथ l है, कोएफिशिएंट फ्रैक्शन म्यू है, मैक्सिमम लेंथ पूछी गई है, मींस ये इस टाइप से एक चैन लटकी हुई है, ये लेंथ आपकी l1 है, तो ये लेंथ होगी हमारी l माइनस l1। तो हम कह सकते हैं कि l लेंथ का मास था m, तो 1 लेंथ का मास होगा m/l, तो l1 का मास होगा आपका m/l इंटू l1। तो इसका जो मास होगा
वो मास आएगा आपका m माइनस m बाई एल इंटू L1, m कॉमन आ गया, 1 माइनस L1 ओवर L। कंसेप्ट इसका ये है कि इस पर जो मास लगेगा m1g, उसको यहाँ फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन होगा म्यू m2 इंटू जी के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू m2 आया हमारा m 1 माइनस L1 ओवर L इंटू जी इक्वल टू m1g, यानी कि m बाई एल L1 इंटू जी, m से m कैंसिल, g से g कैंसिल। तो हमसे पूछा गया है L1 की वैल्यू, तो ये हो गया म्यू माइनस म्यू L1 ओवर L इक्वल टू L1 ओवर L। इसको इधर ले गए हम, तो L1 ओवर L प्लस म्यू L1 ओवर L इक्वल टू म्यू L1 ओवर L कॉमन आ गया, 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू, तो L1 इक्वल टू म्यू L अपॉन 1 प्लस। तो इसका आंसर हो गया आपका म्यू L 1 प्लस म्यू। क्वेश्चन नंबर 44, इस पर फोर्स लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है ब्लॉक ए, इसका मास है 100 kg का और इसका मास है 200 kg का। रोप से बना हुआ है, ए और बी के बीच यहां पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 है और यहां पर इसकी वैल्यू 0.3 है। सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। तो यहां पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल कर आएगा वो आएगा 0.2, m आएगा आपका 100, जी की वैल्यू होगी 10, इक्वल टू हो गया 200 न्यूटन। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो म्यू हो गया 0.3, m के लिए हम यहां पर जो टोटल रिएक्शन लग रही होगी वो लग रही होगी 300 kg के हिसाब से इंटू 10, तो ये आ जाएगी आपकी 900। अब देखते हैं, जब हम इसको मूव कराएंगे, पूछा ही गया है मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टार्ट मूविंग बी विल बी, मीन्स मतलब बी पर मैक्सिमम कितना फोर्स ये अपोज कर सकता है फ्रिक्शन का। तो होगा क्या, ये ब्लॉक है जो बी, ये वाला फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा 900 से, ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी इसको अपोज करेगा, टोटल 200 हो गया। तो टोटल फोर्स कितना हो गया 1100, 900 200, 1100 मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ब्लॉक हमारे मूव कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। एक ब्लॉक है, इस टाइप से रखा हुआ है, इस पर ऊपर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन, तो म्यू दे रखा है 0.2, एन की वैल्यू होगी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होगा, इसके बराबर होगा इंटू 10 इक्वल टू आ गया 2 न्यूटन का फोर्स। और ये सफिशिएंट, जस्ट होल्ड सफिशिएंट है किसके बराबर, mg के बराबर। इसका मतलब फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg को, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी वेट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 46, body take just twice the time as long to slide down a plane inclined at 30 degree to the horizontal if the means। इस क्वेश्चन में दे रखा है अगर म्यू की वैल्यू 0 है और म्यू की वैल्यू कुछ है, तो इसमें टाइम लगेगा आपका 2t और इसमें टाइम लगेगा t। इस वाले केस में जो ब्लॉक होगा उस पर ये एंगल 30 डिग्री था, तो यहां पर फोर्स लगेगा mg sin 30, तो g sin 30 मतलब
GY2। इस वाले केस में इधर की तरफ GY2 तो लगेगा ही, साथ में म्यू mg cos थीटा, तो म्यू जी cos 30 भी लगेगा, और म्यू जी cos 30 की वैल्यू जाएगी म्यू जी √3/2, यानी कि यहाँ पर जो एक्सलेशन लगेगा वो लगेगा GY2, और यहाँ पर जो एक्सलेशन लगेगा GY2 माइनस म्यू जी √3/2। GY2 आपका कॉमन आ गया, 1 माइनस म्यू √3 2 कॉमन आ गया। अब हम देखते हैं दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस चली गई होगी वो सेम होगी, तो हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², दोनों कंडीशन में रेट से चल रहा है, तो S इक्वल टू आएगा आपका हाफ AT²। तो हम दोनों S को कंपेयर कर सकते हैं। पहले वाले केस में 1/2, एक्सीलरेशन है आपका G/2, टाइम है T²। सेकेंड केस में 1/2, एक्सीलरेशन है आपका G/2, 1 माइनस म्यू √3 इंटू टी, यहाँ पर टाइम हो गया 2t, तो वो हो जाएगा आपका 4t²। हाफ G/2 से हाफ G/2 कैंसिल, T² से T² कैंसिल, 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू √3 इंटू 4, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू √3, तो म्यू √3 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो इक्वल टू हो गया आपका 3/4, तो म्यू इक्वल टू आ गया आपका 3/4 इंटू √3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी √3/4, तो इसका आंसर हो गया ए पहला। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47। मीन टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और मीन यानी कि टी की जो वैल्यू दे रखी है TM वो दे रखी है 2.00 सेकेंड, और मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा TM वो दे रखी है आपको 0.05 सेकेंड। मैक्सिमम एस्टिमेट पूछा है किस तरीके से लिखेंगे, तो एक्चुअली में हम जो x प्लस माइनस डेल्टा x लिखते हैं उसमें ये मीन वैल्यू होती है और ये मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.00 प्लस माइनस 0.05 है, ये आपका 0.05 सेकेंड है, 0.05। तो आपका आंसर हो गया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48। इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट में मीन्स I माइनस 2j प्लस 2k, और ये है आपका 2i प्लस j माइनस का k, इनको पहले जोड़ते हैं तो ये हो गया 3i माइनस का j प्लस का k। इसमें क्या ऐड करें कि यूनिट वेक्टर बचे सिर्फ x एक्सिस का लोग, यानी कि क्या बचे आपका सिर्फ i, तो 3 में क्या ऐड करें, माइनस 2i ऐड कर दें, j को 0 करना है, k को भी 0 करना है, तो ये हमें जोड़ना पड़ेगा, तब आंसर सिर्फ आपका क्या आएगा i। तो आंसर हो गया माइनस 2i प्लस j माइनस का k। क्वेश्चन नंबर 49। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रिलेशन दे रखा है x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी कहता है कि हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक ही यूनिट है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50। एक मूंगफली वाला मूंगफली सेल करता है वेइंग मशीन से एलिवेटर में लिफ्ट के अंदर। He gain more profit if the elevator is accelerating up, ठीक है। The apparent weight of object, हाँ जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो apparent weight होता है वो आपका mg प्लस a होता है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन mg आएगी, इसका मतलब उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ऐसा सब रीजन ठीक है और इसको करेक्ट एक्सप्रेशन भी कर रहा है। तो आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love